Hello everyone, welcome to our channel Tropalize Learnism, and today we are going to discuss about history. जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री का पार्ट 1 और वी कैन से दैट इट इज़ आवर क्लास फर्स्ट। ये पहली क्लास है हमारी, क्लास 1 है। इसमें हम देखेंगे हमारे सोर्सेज, भारतीय इतिहास को जानने के विभिन्न स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें अनऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के लेखक व विवरण, पुरातत्व संबंधी सामग्रियाँ, अभिलेख, सिक्के व मुद्राएं, प्राचीन इमारतें, मंदिर आदि। इन सभी टॉपिक्स को आज हम जानेंगे डिटेल में, और वी कैन से दैट बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, जितना ज़रूरी है उतनी बातें हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोत, ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, विदेशी यात्रियों व लेखक। तो अनऐतिहासिक क्या होता है ये जानिए। अनैतिहासिक का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ, वो सारे ग्रंथ जो कि धार्मिक हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं धार्मिक ग्रंथ में? आप देखेंगे वेद हैं, पुराण हैं, आपके उपनिषद हैं, ये सभी आपके आएंगे अनैतिहासिक ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ में। फिर आप देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी है ना, ये सब आपके ऐतिहासिक ग्रंथ में होंगे। फिर हम देखेंगे विदेशी यात्रियों के व लेखकों के विवरण, यात्रियों व लेखकों के विवरण को देखेंगे। चीनी हैं, ग्रीक हैं, मुसलमान हैं, तिब्बती लामा है ना, तारानाथ, तो ये सभी आपके विदेशी यात्री थे। और लास्ट में अपन देखेंगे पुरातत्व संबंधी सामग्री, जिनमें अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं और इमारतें, प्राचीन इमारतें, मंदिर वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है आपके पास धार्मिक ग्रंथ या फिर अनऐतिहासिक ग्रंथ, जिन्हें आप देखेंगे तो आप फर्स्ट टॉपिक था हमारा, और वही है आपका वैदिक लिटरेचर। सो वैदिक लिटरेचर में फर्स्ट आपके पास हैं वेद, उसके बाद ब्राह्मण तथा उपनिषद, फिर हैं सूत्र साहित्य, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ। वेद की जब बात करते हैं तो वेद हमारे पास हैं 4। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ अगर आपसे पूछे जाते हैं वो आप बताओगे क्या हैं? वेद हैं। वेदों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, वेद कितने हैं? वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वो आपका है ऋग्वेद। प्राचीनतम ग्रंथ पूछ सकते हैं आपसे, ऋग्वेद। आंसर आपका सेम रहेगा। वेदों के बाद पढ़ते हैं हम ब्राह्मण तथा उपनिषद। वेदों को संक्षिप्त रूप में लिखने का जो कार्य किया गया है वो ब्राह्मण में किया गया है। वेदों को संक्षिप्तीकरण करके जो लिखा गया है वो सारे आपके क्या हैं? वो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण के अंदर आप देखेंगे आपके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी, गांधार, शाल्य, केकई, कुरु, कौशल, पांचाल, इनके विषय में, यानी इनके राज्यों की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये राज्य हैं, इन सभी राज्यों का क्या होगा? इनमें जो घटनाएं हैं उनका उल्लेख हमें मिलेगा ब्राह्मण के अंदर। ब्राह्मण के बाद आते हैं आपके पास उपनिषद, यानी हम ये बोल सकते हैं ब्राह्मणों का जो अंतिम भाग हैं आपके, वो हैं उपनिषद। उपनिषद का मीनिंग पूछ लिया जाता है। अर्थ है उपनिषद का उपासना। उपनिषद का अर्थ पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा उपासना। इसका मीनिंग पूछ सकते हैं आपसे, आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि उपनिषद क्या होते हैं, तो आप बताएंगे जो ग्रंथ शिक्षक के नीचे आसन पर बैठकर शिष्यों द्वारा पढ़े जाते थे उनका नाम आर्यों ने उपनिषद रखा। ठीक है, शिष्यों द्वारा आसन पर बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, जो ग्रंथ पढ़े जाते थे, उन सभी ग्रंथों को क्या बोला गया था? उपनिषद। और वो आपको बता ही दिया है कि उपनिषद क्या हैं? ब्राह्मण जो ग्रंथ थे उनके अंतिम भाग हैं। उपनिषद के अंदर बृहदारण्यक और छांदोग्य भी हैं। बृहदारण्यक और छांदोग्य के बाद आपके पास अरण्यक आते हैं, और अरण्यक वो ग्रंथ हैं, वो उपनिषद हैं जो कि जंगल में, शांत वातावरण में ही किया जाता था जिनका अध्ययन। अरण्यक अगर आपसे बोला जाए तो अरण्यक जो कि
जो उपनिषद हैं उन्हीं का ही भाग हैं, वो जंगल में पढ़े जाते हैं, शांत वातावरण में पढ़े जाते हैं, और उसमें आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है वो बताया गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध कहाँ मिलेगा आपको? अरण्यक के अंदर। तो ये तो हो गए उपनिषद। ठीक है ना। उपनिषद के बाद आप देखते हैं आपके पास हैं सूत्र साहित्य। क्या है? सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य हैं आपके पास 3। कौन कौन से? श्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत, गृह और धर्म। फिर बात करते हैं वेदांग की। वेदांग हमारे 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। दोबारा देखिए, वेदांग की संख्या है 6: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। इन सभी का जो उद्देश्य है वो वैदिक साहित्य का संरक्षण करना है, उनकी व्याख्या तथा उसे व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना। वेदांग क्यों? क्योंकि उसमें बताया जा रहा है उच्चारण किस तरीके से करना है आपको, है व्याकरण कैसी रहेगी, वहाँ छंद कैसे हैं, ज्योतिष कैसी है, तो ये सारे वेदांग में बताए गए हैं आपको। वेदांग के बाद हम पढ़ते हैं पुराण। पुराण की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कौन कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ये आपके 18 पुराण हैं। पुराणों के बाद जो संख्या हैं पुराणों के बाद जो वैदिक साहित्य हैं जो हमें मदद करते हैं हमारे इतिहास को पढ़ने में, समझने में, वो हैं स्मृतियाँ। स्मृतियों के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो है सबसे पहली या पुरानी जो स्मृति है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे मनुस्मृति। इसकी रचना ईसा के प्रारंभिक शताब्दी में ही हो गई थी। तो स्मृतियों में पुराना हो गया मनुस्मृति। इसमें नारद स्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ भी हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो है मनुस्मृति। ठीक है, तो हमने देखा वैदिक साहित्य में क्या क्या: वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद, सूत्र साहित्य, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ। अब बात करेंगे अपन बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या क्या है? बुद्धा लिटरेचर। बौद्ध साहित्य में आपके पास है पिटक, निकाय, जातक, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, लंकावतार, मिलिंद प्रश्न और मंजूश्री मूलकल्प। पिटक, निकाय और जातक ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यताएं हैं। कौन कौन सा? ये पिटक, निकाय और जातक हो गए तीनों। ये कब के हैं? ये आपके 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता से रिलेटेड हैं। ललित विस्तार तथा बुद्ध चरित, हम बात करेंगे ललित विस्तार और बुद्ध चरित। ये फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। किस पर? प्राचीन भारत के इतिहास पर। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले जो हैं बौद्ध ग्रंथ वो हैं ललित विस्तार और बुद्ध चरित। उसके बाद आप देखेंगे दिव्यावदान, इसमें अशोक और उसके पुत्र कुणाल के विषय में दिया गया है। दिव्यावदान, ये नेक्स्ट अशोक और उसके पुत्र कुणाल के विषय में ज्ञान। मिलिंद, महात्मा नागसेन और यूनानी सम्राट। कौन? यूनानी सम्राट मिलिंद। महात्मा नागसेन और यूनानी सम्राट मिलिंद का संवाद है। मंजूश्री मूलकल्प में प्राचीन भारत के राजवंशों का उल्लेख है। मंजूश्री मूलकल्प प्राचीन भारत के राजवंशों का। दीपवंश में आपके अशोक द्वारा लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन मिलता है। किसमें? दीपवंश में। दीपवंश में क्या रहता है? अशोक के द्वारा लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का वर्णन, और महावंश में मौर्य वंश के राजाओं तथा उनके बौद्ध आचार्यों का वर्णन।
महावंश, दीपवंश में अशोक, महावंश में मौर्य राजा। ठीक है, तो ये थे आपके बौद्ध साहित्य, पिटक निकाय जातक, दीपवंश, महावंश, ललित विस्तार, बुद्धचरित, दिव्यावदान, लंकावतार, मिलिंद प्रश्न और मंजूश्री मूलकल्प। आइए नेक्स्ट है हमारा जैन ग्रंथ और जैन लिटरेचर। जैन साहित्य में आपके पास हैं परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण, वारांगा, भगवती सूत्र, त्रिलोक विज्ञप्ति और लोक विभाग। यह हैं आपके जैन साहित्य। जैन ग्रंथ अधिकतर श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैन ग्रंथ जो हैं वो किस संप्रदाय के हैं? ज़्यादातर श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। परिशिष्ट पर्वन इम्पोर्टेंट है, इसमें जैन सम्राटों का उल्लेख है, जो जैन सम्राट हैं उनका उल्लेख है। भद्रबाहु चरित्र में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जैन भिक्षु होकर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर गए थे। तो ये विवरण आपको मिलता है भद्रबाहु चरित्र में। भद्रबाहु उनके गुरु का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम, तो उसी से मिलाया बना है ये भद्रबाहु चरित्र। ठीक है, तो ये था आपका जैन साहित्य, जिसमें आपके पास हैं परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण, वारांगा, भगवती सूत्र, त्रिलोक विज्ञप्ति और लोक विभाग। आइए नेक्स्ट आपके पास आता है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में रामायण है, महाभारत है, अर्थशास्त्र है, हर्षचरित है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी क्या है, मालविकाग्नि मित्र है, अष्टाध्यायी है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है, स्वप्न वास्तवता है, रामचरित है, वल्लाल चरित है, नमसासंग चरित है, पृथ्वीराज विजय है, विक्रमादित्य चरित है, कीर्ति कौमुदी, ये सभी आपके मिलेंगे आपको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। तो पहला है हमारे पास रामायण। रामायण के रचयिता, रामायण को किसने लिखा? वो हैं महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत को महर्षि व्यास, अर्थशास्त्र कौटिल्य और हर्षचरित को बाण ने। दोबारा देख लीजिए, रामायण वाल्मीकि, महाभारत महर्षि व्यास, अर्थशास्त्र कौटिल्य और हर्षचरित बाण। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कलहड़ के द्वारा, महाभाष्य पातंजलि, मालविकाग्नि मित्र कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, स्वप्न वास्तवता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, ये आपके महाकवि भास के द्वारा रचित हैं। दोबारा से देख लीजिए, राजतरंगिणी कलहड़, महाभाष्य पातंजलि, मालविकाग्नि मित्र कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि, स्वप्न वास्तवता और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, महाकवि भास के द्वारा। और भी देखिए, रामचरित संध्याकार नंदी, वल्लाल चरित आनंद भट्ट, नवसासांग चरित पद्मगुप्त, विक्रमांगदेव चरित विल्हण, पृथ्वीराज विजय जगनेक, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर। रामचरित संध्याकार नंदी, वल्लाल चरित आनंद भट्ट, नवसासांग चरित पद्मगुप्त, विक्रमांगदेव चरित विल्हण, पृथ्वीराज विजय जगनेक, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर। ये थे आपके ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। अभी आपको देखना होगा, आगे आप पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों के बारे में। तो विदेशी यात्रियों में सबसे पहले आप देखते हैं, यानी कौन से ये लोग थे, यानी ये सभी लेखक और ये यात्री थे, वो राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों के विषय में क्या करते थे, जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत भूमि आया करते थे। तो जिनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रीक लेखकों के बारे में, ग्रीक राइटर्स। तो ग्रीक लेखक जो हैं आपके, वो कितने हैं? 7। कौन कौन से? हेरोडोटस, कर्टिस स्ट्रैबो, एरियन प्लूटार्क, जस्टिन और मैगस्थनीज। हेरोडोटस, कर्टिस स्ट्रैबो, एरियन प्लूटार्क, जस्टिन और मैगस्थनीज। हेरोडोटस प्रमुख हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईसा से 5 शताब्दी पूर्व के भारतीय सीमा प्रांत और ईरानी साम्राज्य के राजनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। ये ईसा से 5 शताब्दी पूर्व है ना। इन्होंने क्या किया था, हमारा भारत था और ईरानी जो राजनीतिक थी उस पर उसके संबंधों पर इन्होंने प्रकाश डाला, उनके बारे में लिखा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके मैगस्थनीज।
ये आपके जो सेल्यूकस थे उनके राजदूत थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था इंडिका। बहुत ही फेमस बुक है। इतनी फेमस बुक है कि आज भी इसको अगर आप देखेंगे और आप जानना चाहेंगे पुराने इतिहास के बारे में इंडिया के, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि पर्याप्त है। क्यों है? क्योंकि इसमें भारतीय संस्थाओं के बारे में, भूगोल के बारे में और यहाँ की कृषि के बारे में वर्णन किया गया है। तो मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। अब बच्चे बाकी आपके ये 5 कौन कौन से? कर्टियस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन। ये क्यों हैं इम्पोर्टेंट? क्यों, क्या किया इन्होंने? ये सिकंदर के समकालीन थे। पहली बात, जिस समय सिकंदर आया था भारत, उसी समय ये लोग भी यहाँ भारत में मौजूद थे। तो इन्होंने अपने अपने जो उल्लेख करे हैं, अपने अपने लेख लिखे हैं, उसमें हमारे राजाओं के बारे में, सिकंदर के समकालीन जो राजा थे, उस समय के जो महान राजा हुआ करते थे, उस समय महान जो चीज़ें हुआ करती थी, उनके बारे में वर्णन मिलेगा आपको कर्टियस, स्ट्रैबो, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन के लेखों में। इसलिए ये आपके क्या हो गए? 5 इंपॉर्टेंट हो गए। हेरोडोटस सबसे पहले, ये 5 अभी पूर्व में ही इन्होंने हम भारतीय सीमा प्रांत और ईरानी साम्राज्य के राजनीतिक संबंध थे उनके बारे में प्रकाश डाला। और मेगास्थनीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने इंडिका नामक बुक लिखी और जिसमें कि भारत के भूगोल के बारे में, संस्थाओं के बारे में और कृषि के बारे में वर्णन किया गया है। तो ग्रीक राइटर्स। आगे बात करते हैं हम चाइनीज़ राइटर्स के बारे में। चीनी यात्री 4 आपके, फाइयान, सुडग्यूंग, वेनसांग और इत्सिंग। चीनी यात्री 4, फाइयान, सुडग्यून, वेनसांग और इत्सिंग। इनका आप याद रखेंगे कि फाइयान 399 से 414, सुडग्यूंग 518 to 521, वेनसांग 629 to 645 और इत्सिंग 673 to 695। ओके, सो दीज आर चाइनीज़ राइटर्स। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जो फाइयान हैं, जे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं उनके शासनकाल में भारत आए थे। कौन? फाइयान। उस समय जो तत्कालीन भारत की जो सामाजिक और आर्थिक अवस्था थी उसके बारे में ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और अपने लेखों में लिखा। बात करते हैं हुएनसांग की। हुएनसांग जो है हर्ष के शासनकाल में भारत आए थे, इसलिए ये फेमस हो जाते हैं। इत्सिंग की बात करिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने 7वीं सदी के अंत में भारत आए। पहली बात, इनका जो आगमन हुआ वो 7वीं जो सदी है उसके अंत में आना हुआ। इनकी यात्रा जो विवरण है वो नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यात्रा के विवरण दिया उन्होंने उसमें नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में बहुत सारी बातें बताई। तो नालंदा और विक्रमशिला के बारे में इत्सिंग की यात्रा विवरण से पता चलता है। फिर बात हम करेंगे तिब्बती जो यात्री थे। तिब्बती यात्री में आपके तारानाथ थे, जिन्होंने कांजूर और तांजूर नामक की पुस्तक लिखी थी। उनके बाद आप बात करते हैं अपन मुसलमान के बारे में। जो मुसलमान लेखक थे, मुस्लिम राइटर्स, ये बहुत फेमस हुए हैं, जिनमें आपके अल-बरूनी, अल-इस्तखनी, ये है ना, अल-बरूनी, अल-इस्तखनी, इब्न खौल, अल-उतबी, मिनहाज उल सिराज, निज़ामुद्दीन, हसन निजामी और फरिश्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा बुक्स लिखी गई हैं, वो अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आपको याद रखनी है। अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद या तारीख उल हिंद। अल-बरूनी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है तहकीक ए हिंद। अल-इस्तखरी के द्वारा लिखी गई है किताब उल अकालून। याद रखेंगे, अल-इस्तखरी किताबुल अकालून। इब्न हौकल अस्काल उल विलाद, इब्न हौकल अस्काल उद विलाद। अल-उतवी तारीख ए यमीनी, अल-उतवी तारीख ए यमीनी। मिनाज उल सिराज तबकाते नसीरी, निज़ामुद्दीन तबकाते अकबरी। हसन निजामी ताजुल मुआसिर, फरिश्ता तारीख़ फरिश्ता। याद रखेंगे आप। एक बार फिर देख लीजिए, अल-बरूनी के द्वारा तहकीक हिंद, अल-इस्तखरी के द्वारा किताबुल अकालून, इब्न हौकल के द्वारा अस्काल उल विलाद, अल-उतवी तारीख़ ए अमीनी, मिनहाज उल सिराज तबकाते नसीरी, निजामुद्दीन तबकाते अकबरी, हसन निजामी ताजुल मुआसिर और फरिश्ता के द्वारा तारीख़ फरिश्ता। ये थे आपके मुस्लिम राइटर्स। और आपसे पूछा जाता है कि आपके प्रातः संबंधी सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं।
तो आप बताएंगे अभिलेख हैं, मुद्रा हैं, सिक्के हैं, प्राचीन इमारतें हैं, मंदिर हैं। अभिलेख क्या होते हैं? यानी अभिलेख, प्राचीन अभिलेख जो हैं उनमें शिलाएँ होती हैं, पत्थरों पर लिखा जाता है, स्तंभ होते हैं जिनके खंभों पर लिखे जाते हैं, गुफाएं हैं जो धातु पत्र हैं मेटल के पत्ते मिलते हैं आपको, उन पर खुदे हुए मिलेंगी चीज़ें। तो इनसे आपको पता चलता है कि वहाँ की संस्कृति कैसी थी। जैसे कि वहाँ जो भाषाएं लिखी जाती थी वो संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाएं थी जिनमें गुदा हुआ मिलता है। फिर आप देखेंगे प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो अशोककालीन हैं, जिनमें अशोक के जो युद्ध हैं वो लड़े गए हैं, वो लिखे गए हैं। उनके जीत हैं, विजय की गाथा लिखी गई है अशोक स्तंभ के अंदर। तो अशोक के पश्चात जो हैं वो कनिष्क हैं, गुप्त हैं, वही सम्राट आया करते हैं। दक्षिण भारत में भी चालुक्य सम्राट थे, पुलकेशिन द्वितीय, उनका ऐहोल लेख मिलता है हमें, जिसमें हर्ष का पराजय और पुलकेशिन की विजय का बारे में उल्लेख है। फिर हाथी गुफाएं हैं, प्रयाग स्तंभ हैं, उनमें लेख मिलते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। एक एशिया माइनर, इसको आप याद रखेंगे, कौन सी? एशिया माइनर। वहाँ से आपको बोंगस का अभिलेख मिलता है जो कि वैदिक काल के देवताओं के बारे में लिखा हुआ है जिसने। कौन सा? बोंगस लेख पूछा जाएगा आपसे पुराना, वो आपका हो जाएगा एशिया माइनर से प्राप्त बोंगस। ठीक है। मुद्रा, सिक्के, तो आपने सुना होगा सिक्के सम्राटों के जो होते राज्य विस्तार का, कृतियों का, वंशावलियों पर जो है पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत कर सकते थे। यानी सिक्के अगर आपको मिल रहे हैं किसी दूसरे राज्य में तो समझ जाओगे वहाँ का सिक्का यहाँ पर है, इट मीन्स उस राजा ने यहाँ भी शासन किया होगा। जैसे समुद्रगुप्त का वीणा लिए संगीत प्रेमी होने का एक सिक्के से ही पता चला है। समुद्रगुप्त द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया है वो भी हमें एक सिक्के से ही पता चला है, प्रमाणित उसी से हुआ है। तो जो सिक्के थे वो गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कामदेव द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम आदि इन सभी कृतियाँ पर विशेष प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। प्राचीन इमारतें, मंदिर हैं, उनमें शिव मंदिर है आपका भूमरा का, नचनाकुथन का पार्वती का मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार का मंदिर है, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, लड़खान मंदिर, तिगवा मंदिर, सांची, ईर्ण, बोध गया मंदिर, अजंता की गुफाएं हैं, नालंदा की बुद्ध की तांबे की मूर्ति है। इन सभी से आपको पता चलता है कि भारत की जो कला थी, हिंदू संस्कृति थी, वो कितनी उच्च कोटि की थी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। आगे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हमारे सिंधु और हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता जो कि उच्च कोटि की थी और आप कह सकते हैं वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन, वेल डेवलप्ड जो सिविलाइजेशन थी वो आपकी कौन सी थी? वो थी आपकी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन आप देखेंगे वो आपका सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई डिमांड है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक योर विश फुलफिल। थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और भारत की उन्नति में योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।